आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। साल 1947, जब भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। सोचिए, सदियों के संघर्ष के बाद आज़ादी तो मिल रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा और भयानक सच भी मुंह बाए खड़ा था। हमारा भूगोल पूरी तरह बटा हुआ था, प्रशासन में भारी उथल-पुथल थी। उस समय देश को किसी ऐसे दूरदर्शी की सख्त जरूरत थी जो इसे टुकड़ों में बिखरने से बचा सके। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, 565 रियासतें, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग-अलग दिशाओं में खिंचती हुई। इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? और सिर्फ जोड़ना ही नहीं, बल्कि एक नए राष्ट्र का मजबूत प्रशासनिक ढांचा, जिसे हम स्टील फ्रेम कहते हैं, वो कैसे तैयार किया जाए? ये चुनौती इतनी बड़ी थी ना कि इतिहास में अगर इसकी कोई तुलना है तो वो शायद ऑटो वॉन बिस्मार्क के जर्मनी के एकीकरण से ही की जा सकती है। तो आज हम सरदार पटेल के इस बेमिसाल सफर को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक जमीनी नेता के रूप में उनकी शुरुआत। दूसरा, देश को एक करने वाले यूनिफायर की उनकी भूमिका। तीसरा, एक आधुनिक राष्ट्र के आर्किटेक्ट के रूप में उनका विजन। और आखिर में उनकी वो विरासत जो आज भी हमारे देश की बुनियाद है। चलिए, बिना देर किए अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं एक ग्रासरूट्स लीडर की और चलते हैं 1928 के बारडोली सत्याग्रह में। देखिए, 1928 का समय किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ भयंकर अकाल और कंगाली, और ऊपर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने लगान में सीधे 22% की बढ़ोतरी कर दी। सोचिए, 22%! कुनबी, पाटीदार और काली पराज समुदायों के किसान बिल्कुल टूट चुके थे। और इसी भारी संकट के बीच वहां के स्थानीय नेताओं ने वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और उनसे इस आंदोलन की कमान संभालने की गुजारिश की। अब यहाँ जो पटेल जी की रणनीति थी ना, वो सच में अपने समय से बहुत आगे की चीज थी। उन्होंने पूरे इलाके को अलग अलग कैंपों में बांट दिया और एक इतना मजबूत इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बनाया कि जैसे ही कोई खबर आती, सबको तुरंत पता चल जाता। किसानों ने साफ कसम खा ली थी कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से टैक्स देने से मना करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी जमीनें और मवेशी तक छीनने शुरू कर दिए, तब भी यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहा। जैसे ही सरकार के आने की भनक लगती, गांव वाले अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाते और अंग्रेज अधिकारियों को सिर्फ खाली गांव मिलते। है ना कमाल का मैनेजमेंट? और उनकी इस अचूक रणनीति का असर देखिए, सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बैठाया गया और जो टैक्स 22% बढ़ाया जा रहा था, उसे घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया गया। और हाँ, जितनी भी जमीनें जब्त की गई थीं, वो सब किसानों को वापस मिल गईं। दरअसल ये सरदार पटेल की उसी स्टील फ्रेम मानसिकता की पहली झलक थी। मतलब चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, पीछे नहीं हटना है। तो इस ऐतिहासिक जीत ने रातों रात उन्हें सिर्फ एक स्थानीय कार्यकर्ता से पूरे देश के आम लोगों का चहेता नेता बना दिया। और आपको पता है, इसी संघर्ष और उनकी मजबूत लीडरशिप को देखकर बारडोली की महिलाओं ने पहली बार उन्हें सरदार यानी चीफ की उपाधि दी। एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। अब आते हैं अपने दूसरे चरण पर, द यूनिफायर यानी रियासतों का एकीकरण। देखते हैं कि बारडोली का ये तजुर्बा आज़ादी के बाद एक कूटनीतिक मास्टरपीस में कैसी बदल गया। 565, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस वक्त हमारे नए नवेले राष्ट्र के सामने खड़ा सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा था। ये 565 अलग अलग रियासतें थीं। अब इनके पास 3 विकल्प थे, या तो ये भारत में मिलें, या पाकिस्तान में जाएं, या फिर खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दें। अब समझ रहे हैं, ये सीधे सीधे भारत के बाल्कनाइजेशन का खतरा था। देश के छोटे छोटे टुकड़ों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने का डर। काठियावाड़ के एकीकरण पर जो उनका ऐतिहासिक भाषण था, उसके इस अंश को देखिए। इससे उनका विजन बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि ये जो छोटी छोटी टूटी फूटी सीमाएं हैं, इन्हें मिटाया जाए और इन सारे हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा, मजबूत और अखंड भूभाग बनाया जाए। तो आखिर इतने बड़े काम को अंजाम कैसे दिया गया? इसके लिए जो इंटीग्रेशन प्लेबुक अपनाई गई, वो सच में डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण है। पहला कदम, राजा महाराजाओं से सामाजिक स्तर पर बात करके उनमें साझा देशभक्ति की भावना जगाई गई। दूसरा, उन्हें प्रिवी पर्स और वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफर दिया गया।
लेकिन जहां ये दोनों तरीके काम नहीं आए, वहां क्या? वहां जनता के विद्रोह या फिर सैन्य बल के इस्तेमाल की चेतावनी को बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया। नतीजा ये हुआ कि अगस्त 1947 तक लगभग सभी राजाओं ने भारत में विलय के पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस बिना खून खराबे वाली कूटनीतिक क्रांति के नतीजे देखिए, जो कि वाकई अभूतपूर्व थे। उन 565 अलग अलग रियासतों की जगह अब लगभग 5 लाख वर्ग मील का इलाका और 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही लोकतांत्रिक छतरी के नीचे आ चुके थे। सच कहूं तो एक बहुत बड़ा महाविनाश टल चुका था। उनका अंतिम विजन क्या था, वो इस बेहद शक्तिशाली कोर्ट से समझ आता है। उन्होंने कहा था, यह लोकतंत्रों और राजवंशों के बीच कोई गठबंधन नहीं है, बल्कि भारतीय लोगों का एक वास्तविक संघ है, जो लोगों की संप्रभुता की बुनियादी अवधारणा पर बना है। और बिल्कुल यही सोच हमारे नए और संप्रभु गणराज्य का आधार बनी। चलिए, अब हम अपने तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दी आर्किटेक्ट, यानी स्टील फ्रेम का निर्माण। देश को एक तो कर लिया गया, पर इसे आगे सुरक्षित और एकजुट कैसे रखा जाए? यहीं पर स्टील फ्रेम का कंसेप्ट सामने आता है। देखिए, ये सिर्फ कोई शब्द नहीं था, ये एक पूरी तरह से निष्पक्ष, भ्रष्टाचार से मुक्त और गैर राजनीतिक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का विजन था। जब सत्ता बदल रही थी और देश विभाजन के उस दर्दनाक और उथल-पथल भरे दौर से गुजर रहा था, तब देश को पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए एक निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सच कहूं तो इस फ्रेम को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, एक तरफ तो अनुभवी ब्रिटिश अधिकारी अपनी पोस्ट छोड़कर देश से जा रहे थे, और दूसरी तरफ संविधान सभा के अंदर बैठे हमारे ही राजनेताओं का इसे लेकर भारी विरोध था। एक अजीब सी स्थिति थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानी इन पुराने अंग्रेज प्रशासकों को अपना दुश्मन मानते थे। देश को एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटिंग एजेंसी की सख्त जरूरत थी, लेकिन पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल इसके एकदम खिलाफ खड़ा था। और इसी भारी राजनीतिक विरोध के बीच सरदार पटेल ने सिविल सेवकों के बचाव में मजबूती से खड़े होकर ये दमदार बात कही। उन्होंने कहा, देशभक्ति, वफादारी, ईमानदारी और योग्यता के मामले में इनका कोई विकल्प नहीं मिल सकता। ये बयान साफ दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सिविल सेवकों की काबिलियत पर उनका भरोसा कितना गहरा और अटूट था। अपनी इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने 1946 में ही सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। वहीं से आधुनिक आईएएस और आईपीएस की नींव पड़ी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 311 और 314 जोड़े जाएं। क्यों? ताकि सिविल सेवकों को राजनेताओं के किसी भी गलत या अनुचित दबाव से बचाया जा सके। उनका मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। एक सिविल सेवक को बिना किसी राजनीतिक डर के अपनी साफ और निष्पक्ष सलाह देनी ही चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में उनकी इसी दूरदर्शिता और अधिकारियों के प्रति उनके बेझिझक समर्थन का ही नतीजा है कि आज सरदार पटेल को भारत के सिविल सेवकों का पैट्रन सेंट यानी संरक्षक संत कहा जाता है। एक ऐसा गहरा सम्मान जो समय बीतने के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। तो अब इन तीनों महत्वपूर्ण स्तंभों को गहराई से समझने के बाद आइए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी स्थायी राष्ट्रीय विरासत क्या रही। अगर हम उनके इस पूरे सफर को एक साथ रखकर देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि कैसे ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला एक जमीनी कार्यकर्ता आगे चलकर उसी व्यवस्था और देश का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। बारदोली में किसानों और आम जनता को एकजुट करने से लेकर एक पूरी तरह से बटे हुए उपमहाद्वीप को बिना किसी खून खराबे के एक करने और फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूत नौकरशाही मशीनरी की नींव रखने तक उनका काम वाकई राष्ट्र निर्माण का एक बेमिसाल उदाहरण है। तो ये विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सरदार पटेल द्वारा बनाया गया ये स्टील फ्रेम आज भी हमारे देश को इतनी मजबूती से जोड़े हुए है, तो जरा सोचिए, किसी भी देश का अस्तित्व और उसकी तरक्की पर्दे के पीछे चुपचाप और निष्पक्षता से काम करने वाले इन प्रशासकों पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।